हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू डीएम भट्ट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द एंकर्स। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 के इट्स सो हैपेंड बुक से यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है द ट्रेजर विद इन। तो चलिए शुरू करते हैं। खैर, अब जो ये यूनिट है उसको शुरू करने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं इस यूनिट के बारे में वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो पूरा यूनिट है वो एक इंटरव्यू पर बेस्ड है। अगर मैं आपको इंटरव्यू का सीधा मतलब बताऊं तो इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें एक इंसान सवाल पूछता है और दूसरा जो इंसान होता है वो उन्हीं सवालों का जवाब देता है। तो अब ये जो इंटरव्यू है उनमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है हमारे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो कि एक सीनियर आर्किटेक्ट है, और दूसरी है मिस बेला राजा, यानी कि वो कि जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू ले रही है। तो ऐसे जो दो हैं वो मेन कैरेक्टर्स हैं, और उन्हीं दो कैरेक्टर्स के बीच का जो भी इंटरव्यू है या जो भी कॉन्वर्जेशन है वही कॉन्वर्जेशन हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है पार्ट 1 में बिफोर यू रीड। पार्ट 1 का बिफोर यू रीड, चलिए शुरू करते हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। अगर हम बात करें हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी अनहैप्पी, यानी कि काफ़ी स्कूल में उनको कुछ मज़ा वज़ा नहीं आता था और बस फॉर्मेलिटी के लिए स्कूल जाते थे। He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him shivers. अब बात करें अगर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की, तो ऐसा नहीं था कि उन्हें चीज़ें करना पसंद नहीं था, लेकिन हम कहते हैं ना वो मैकेनिकल लर्निंग, यानी कि रटना और चीज़ों को मगअप कर लेना, चीज़ों को एकदम रट डालना, ऐसी सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी। सिर्फ उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो ज़्यादा पसंद थी। और बात करें हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की मैथमेटिक्स की, तो भाई मैथमेटिक्स से तो उन्हें सख्त नफरत थी। मैथमेटिक्स को यानी कि गणित को देखकर ही वो ट्रेम्बल होने लगते थे, शिवर होने लगते थे। What his principal once said to him influenced him deeply. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि एक बार हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को एक बात बताई, और उस बात को सुनते ही उनकी जो लाइफ थी उसने एक मोड़ ले लिया, उसका एक टर्निंग पॉइंट आ गया, और उसके बाद उनके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए थे। तो क्या है वो बात, क्यों, कैसे पॉजिटिव चेंजेस आए हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ में, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। HC, अब ये जो HC है ना उसका जो फुल फॉर्म है वो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। अब यहाँ पे हमारे जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो मिस बेला राव को बताते हैं, बेला राजा को बताते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से एक काफ़ी डरावना सपना आ रहा था। नाइटमेयर की अगर हम बात करें तो नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना सपना। तो यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मिस बेला राजा को बता रहे हैं कि भाई काफ़ी टाइम से मुझे काफ़ी भयानक सा, काफ़ी खतरनाक सा, डरावना सा सपना आ रहा था, लेकिन कुछ 4-5 साल हो गए हैं, फिर तब से मुझे ये जो सपना है वो नहीं आ रहा। यानी कि यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बेला राजा को ऐसा बता रहे हैं कि कई टाइम से मुझे एक काफ़ी भयानक सपना आ रहा था, लेकिन पिछले 4-5 सालों से वो सपना आना मुझे बंद हो गया है। BR, अब ये जो BR है उसका मतलब है बेला राजा। What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? अब ये जो हमारी मिस बेला राजा है वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को पूछती है कि आप किस डरावने सपने के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो सपना अब आपको नहीं आ रहा है या आना बंद हो गया है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। अब यहाँ पर जो हमारे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो मिस बेला राजा को आंसर देते हुए बताते हैं कि काफ़ी टाइम से मुझे कंटिन्यूसली एक काफ़ी डरावना सपना आ रहा था। अब वो सपना क्या था कि वो स्कूल में जा रहे हैं और उनके सामने मैथमेटिक्स की जो एग्ज़ाम है वो आ रही है, लेकिन अब टर्निंग पॉइंट ये है कि उन्हें उस एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डरावना सपना था। नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो मिस बेला राजा ने पूछा था वो था कि आपको क्या लगता है कि क्यों ये जो डरावने सपने हैं आपको वो आना बंद हो गए हैं। तो उसी के रिप्लाई में हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो मिस बेला राजा को बताते हैं
कि काफ़ी टाइम से मेरी ये जो पढ़ाई वढ़ाई है, एजुकेशन जो है वो छूट सी गई है, मतलब अब मैं एक स्टूडेंट नहीं रहा। तो शायद इसी के कारण मेरे दिमाग में वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही हो गई है कि नहीं, अभी मैं एजुकेशन से दूर हूँ, तो मुझे ये टाइप के जो सपने हैं वो नहीं आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अब ये जो मिस बेला राजा हैं वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछती है कि आप अपने स्कूल के बारे में जितनी भी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो मिस बेला राजा को बताते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो मैं एक काफ़ी अच्छा बच्चा, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। उसके बाद हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताती हैं कि फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड तक तो ठीक है, मैं अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया तो उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करना मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया और मेरा जितना भी इंटरेस्ट था, जितनी भी मेरी दिलचस्पी थी पढ़ाई करने में, वो सारी मेरी छूट गई। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मेरी पढ़ाई जो थी वो बिल्कुल ही छूट गई और फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा गेम्स खेलने में, या फिर इधर से उधर भाग दौड़ करने में, या फिर किसी के साथ मजाक मस्ती करने में, या प्रैंक करने में। आई वुड कॉपी इन द क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। यहाँ पर जो मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो मिस बेला राजा को बताते हैं कि जब भी मेरी एग्ज़ाम्स, जब भी मेरी परीक्षा हुआ करती थी तो उस टाइम पर मैं कॉपी कर लिया करता था, यानी कि नकल मार लिया करता था दूसरे बच्चों में से। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन द क्लास। यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ये भी बताते हैं कि कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, कुछ ना कुछ अपनी सेटिंग लगा के जो भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है उसको कहीं ना कहीं से हासिल कर लेता था और फिर वही जो क्वेश्चन पेपर है उसे मैं लर्न करके एग्ज़ाम देने चला जाता था। अब ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें कोई भी चीज़ या कोई भी स्टडी रिलेटेड जितनी भी चीज़ थी वो बिल्कुल भी याद नहीं रहती थी उनके क्लास में। However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. उसके बाद हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि पहले तो मैं इतना ही ज़्यादा नोटोरियस था, पहले मैं ऐसी शरारतें करता रहता था, एग्ज़ाम्स में कॉपी करता रहता था, लेकिन फिर एक बार मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे बिठाकर एक ऐसा सेंटेंस सुनाया, एक ऐसा वाक्य उन्होंने मेरे सामने बोला कि जिसके बाद मेरा जो जीवन था या फिर मेरी जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से बदल गई या फिर चेंज हो गई। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." उसके बाद हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जब मैं 11वीं कक्षा में आया तो तब मुझे एक बार मेरे प्रिंसिपल ने उनकी केबिन में बुलाया और मुझे एक जगह पर बैठाया और बोला कि मैं तुम्हें काफ़ी सालों से या फिर काफ़ी समय से देखता आ रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड। उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि तुम काफ़ी अच्छे विद्यार्थी थे लेकिन तुमने कभी भी अपनी लाइफ में पढ़ाई नहीं की है। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो डू इट योर सेल्फ। फिर वो जो प्रिंसिपल हैं वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को बताते हैं कि 11वीं कक्षा तक तो मैंने तुम्हारा ध्यान रख लिया, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इसके बाद मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाऊँगा और आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो शायद तुम्हें खुद ही करनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played गेम्स। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जो हैं वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ 5 मिनट तक बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो पापा हैं उनका काफ़ी समय पहले देहांत हो चुका है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीज़ पता चल रही है कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के पापा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे।
तो वो जो प्रिंसिपल है वो बताते हैं कि तुम्हारे पापा तो हैं नहीं, तो इसी के कारण तुम्हारी मॉम जो है वही अभी तक के सारे जो तुम्हारे एजुकेशनल एक्सपेंसेस है, जैसे कि स्कूल की फ़ीस भरना या बाकी जो कोई भी खर्चे हो, वो सारे तुम्हारी मॉम ही उठाती है। और तुम क्या करते हो, तुम सिर्फ गेम्स खेलते रहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंसिपल जो है वो हफीज़ को बता रहे हैं कि तुम्हारी मॉम इतना ज़्यादा हार्डवर्क करके इतनी सारी तुम्हारी फ़ीस पे कर रही है, फिर भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे और पढ़ाई करने की जगह इधर उधर गेम्स खेलते रहते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। यहाँ पर जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के प्रिंसिपल है वो उनसे बताते हैं कि अब शायद वो वक्त आ चुका है कि जब तुम्हें ये सब कुछ जो है, गेम खेलना है, प्रैंक करना है या फिर मजाक मस्ती करना है, वो सारा छोड़ देना चाहिए और अब तुम्हें शायद मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। आई यूज़ टू बी अ गुड स्पोर्ट्समैन। अब यहाँ पर फिर से वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाला पूरा ट्रैक आ चुका है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मैं एक काफ़ी अच्छा खिलाड़ी था। आई हैड बिन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई वॉज ऑल्सो द क्रिकेट कैप्टन। यहाँ पर वो बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर चैम्पियन रह चुके हैं काफ़ी सालों तक, और वो एक क्रिकेट कैप्टन भी रह चुके हैं। आई यूज्ड टू प्ले एवरी गेम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि वैसे तो मैं बहुत सारे गेम्स खेलता था, बहुत सारे खेल को खेलता था, लेकिन उस साल की जब मेरी परीक्षा थी उस साल मैंने अपने घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखा था। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। हफीज़ बताते हैं कि उस साल तो मैं सिर्फ प्रेयर्स करता था, यानी कि भगवान की प्रार्थना करता था, और बस खाकर फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाता था। I normally used it to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. वो ये भी बताते हैं कि नॉर्मली हमें भी पता है और वो भी बता रहे हैं कि भाई नॉर्मली वो क्या करते थे कि वो नॉर्मली एग्ज़ाम होती थी ना तो चीट कर लेते थे, यानी कि दूसरे लोगों की सप्लीमेंट्री में से देखकर फिर कॉपी मार लेते थे और इस तरीके से वो पास हो जाते थे। लेकिन शायद उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी कि अगर वो एक बार एसएससी की एग्ज़ाम में अपीयर हो गए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो गए, तो शायद वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको भी शायद पता ही होगा 10th बोर्ड्स हो या 12th बोर्ड्स हो, उसमें जो सुपरविजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। और तो और आप वहाँ पर वो जो पेपर फोड़ने वाली जो प्रथा है उसको भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप पेपर वेपर भी नहीं फोड़ पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर है वो खुद बहुत ही ज़्यादा टॉप अथॉरिटी के लोग जो है वो बनाते हैं, तो पेपर मिलना भी इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर भी हफीज़ जी यही बताते हैं हमें कि उन्हें शायद पता था कि वो एसएससी के एग्ज़ाम में कॉपी वॉपी नहीं कर सकेंगे, इसलिए शायद वो अंदर ही अंदर जानते थे कि इस बार पास होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा उनके लिए। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction." This is my memory of my school days. अब फिर क्या हुआ कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने एसएससी की एग्ज़ाम दे दी और उसके बाद एसएससी की एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट्स निकल के आए तो उनके कुछ 50% यानी कि सेकेंड क्लास बन रहा था। फिर जब ये जो रिज़ल्ट है वो उन्होंने जाके अपने प्रिंसिपल को सुनाया तो उनके प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने बताया कि भले ही तुम्हारे 50% मार्क्स आए हो, लेकिन फिर भी तुम इसे डिस्टिंक्शन के जैसे ही कंसिडर करना। चलिए फिर आगे देखते हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। हफीज़ बताते हैं कि मैंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें की हैं। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड आई कांट रिमेंबर। हफीज़ बताते हैं कि अगर मैं मेरी चीज़ों की बात करूं या फिर मैंने जो चीज़ें की थी अपने पास में उन चीज़ों की बात करूं तो वैसे तो मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। मैं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जल्दी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। हफीज़ बताते हैं कि मुझे चीज़ों को भूलने की एक आदत सी लग चुकी है और अगर मुझे किसी भी चीज़ को याद रखना है तो मुझे उसका एक चित्र जो है वो मेरे दिमाग में बनाना पड़ता है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड। अब यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मैं कोई भी किताब पढ़ूंगा तो उसमें मुझे वो जो किताब है वो लाइन टू लाइन कभी भी याद नहीं रहेगी। अगर मुझे उस किताब को याद रखना है तो मुझे उसे एज अ चित्र यानी कि एज अ फोटोग्राफी याद रखना पड़ता था। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और यही जो चीज़ है वो मेरे लिए काम करती थी। BR यानी कि मिस बेला राजा। When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel?
अब यहाँ पर जो हमारी इंटरव्यूअर है मिस बेला राजा, वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछती है कि जब आपको पता था कि आप स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसके कारण आपके टीचर्स ने, आपके शिक्षकों ने कभी भी आपकी टांग खिंचाई की है? और टांग खिंचाई होती थी जब आपकी, तो आपको कैसा फील होता था, आप कैसा महसूस करते थे? वैसा क्वेश्चन बेला राजा हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछती है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या आंसर दिया है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बताते हैं कि इस चीज़ के बारे में मुझे कभी भी कोई फीलिंग नहीं आई है। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। हफीज़ जी बताते हैं कि उन्हें तो सिर्फ खेल खेलने में ही दिलचस्पी रहती थी। आई वुड रिसीव अ केनिंग एवरी वीक। हफीज़ जी बताते हैं कि उन्हें हर वीक कोई ना कोई पनिशमेंट या फिर स्कोल्डिंग जो है वो तो मिलती ही रहती थी। बात करूँ अगर मैं केनिंग की, तो केनिंग का मतलब होता है कि किसी भी टाइप की अगर आपको पनिशमेंट मिल रही है या कोई भी आपको स्कोल्ड कर रहा है तो उसे हम केनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर भी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मिस बेला राजा को बताते हैं कि हर वीक, हर हफ्ते मुझे एक बार तो पनिशमेंट मिलती ही मिलती थी। बी आर यानी कि बेला राजा, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? अब यहाँ पर जो मिस बेला राजा हैं वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछती हैं कि जब आपको पता था कि आप अगर बैडली परफॉर्म करेंगे, अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपको अपने टीचर का गुस्सा झेलना पड़ेगा, आपके टीचर्स जो है वो आपको पनिशमेंट देंगे, तो तब आपका जो माइंड का स्टेट था वो कैसा था? मतलब आप तब कैसा फील करते थे, किस परिस्थिति से आप गुजरते थे? ऐसा जो क्वेश्चन है वो मिस बेला राजा हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को करती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। अब यहाँ पर वो जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो बताते हैं कि आप स्टेट ऑफ माइंड की तो बात ही मत करो, बस अपना हाथ उठाओ और बाद में वो लोग आपको केन करेंगे यानी कि पनिश करेंगे। यानी कि आपने देखा होगा कई मूवीज़ में कि जो टीचर्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल टीचर्स होते हैं, जैसे कि अभी तो ऐसा नहीं होता है वैसे, लेकिन पहले के ज़माने में या फिर आज भी शायद कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जो टीचर होते हैं वो पनिश करने के लिए हाथ पर स्केल या फिर लकड़ी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके थोड़ा आपको केन करते हैं, थोड़ा पनिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी हो चुका है। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वॉन्ट टू गो एंड प्ले। हफीज़ जी बताते हैं कि जब भी उनको केन किया जाता था, जब भी उनको ऐसे पनिश किया जाता था अपने हाथों पर, तो उस टाइम उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उस इंसिडेंट के बारे में भूल जाते थे और फिर वो जाकर खेलना भी शुरू कर देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी आर यानी कि बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर्ड और थ्रेटन्ड। अब बेला राजा है जो हैं वो पूछती हैं कि क्या आपको कभी भी इनसिक्योर फील हुआ है या फिर कभी भी किसी ने आपको कुछ धमकी वमकी दी है, ऐसा कुछ फील हुआ है आपको? चलिए आगे देखते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बताया। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मुझे तो सिर्फ खेलने में ही इंटरेस्ट था और मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स। हफीज़ जी बताते हैं कि मुझे लोगों पर प्रैंक करने में ना बड़ा मज़ा आता था। आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोज़ आते हैं और फिर रील्स में भी आते हैं इंस्टा की, कि लोग हैं ना एक दूसरे पे प्रैंक करते हैं। का प्रैंक्स घोस्ट प्रैंक हो सकता है या फिर कोई भी XYZ, आपने प्रैंक्स तो देखे होंगे। तो ऐसा जो कुछ है वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर भी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि भाई उन्हें तो प्रैंक्स करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। अब हफीज़ जी बताते हैं कि एक दिन मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसके लिए मैंने एक डिस्ट्रैक्शन जो है, एक दूसरा रास्ता जो है उसे पकड़ लिया था। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस। हफीज़ जी बताते हैं कि मैंने एक पूरे घंटे तक अपने दोस्तों के साथ चोर पुलिस खेला था। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी। यानी कि एवरी सैटरडे, हर शनिवार को उन लोगों को ऐसा अलाउ किया गया था कि वो लोग टाउन में जा सकते हैं, सिटी में जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर कोई भी पिक्चर जो है, कोई भी मूवी जो है उसे
देख सकते हैं. So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो उस दिन क्या करते थे कि वो खाना पीना कुछ भी नहीं करते थे और 40 या 50 जो विद्यार्थी होते थे उनके साथ से पैसे लेकर, यानी कि उनसे थोड़े थोड़े पैसे लेकर जाते थे और टिकट्स जो थी वो मूवी की खरीद लेते थे. ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट. और जब वो मूवी देखकर वापस आ जाते थे या फिर टिकट्स लेकर वापस आ जाते थे तो बाद में वो तो दिल खोल कर और पेट भर कर दोनों ही खाना खा लेते थे, यानी काफ़ी ज़्यादा खाना एक साथ खा लेते थे जिनसे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाता था, संतुष्टि मिल जाती थी. आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ द गैंग. हफीज़ जी बताते हैं कि मैं जो मेरी टोली थी ना उसका लीडर था. वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज. अब ये तो सभी के स्कूल में शायद किसी ना किसी दौर पर हुआ होगा. वैसे गर्ल्स में कम होता है लेकिन ये बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा करते हैं. ऐसा नहीं है भाई, अभी तो इस ज़माने में हम कुछ कह नहीं सकते, गर्ल्स भी ऐसा कर सकती है. तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बताया कि मेरी जो थी पूरी गैंग थी और उस गैंग का मैं लीडर था. और फिर एक गैंग जो थी वो दूसरी गैंग के साथ लड़ाई करती थी और बाद में स्ट्रैटेजीज जो थी वो भी हम बनाते थे कि किस तरीके से किस गैंग के साथ हमें डील करना है. तो ये तो भाई छोटे बच्चों की बात हो गई, खैर इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है. दीज थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमीज़. हफीज़ जी बताते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये लड़ाई वड़ाई करने की या गैंग बनाने की, स्ट्रैटेजी बनाने की, तो ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ाई से तो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी. जो भी चीज़ें मैं अपने स्कूल में करता था उसमें से सबसे फेवरेट वाली चीज़ तो मेरी यही थी. Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. अब कुछ विद्यार्थी जो होते थे ना जो कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से 1 साल छोटे हों तो वो ना हफीज़ को बोल देते थे पहले से कि आप जो ये बुक्स जो है ना अपनी वो संभाल कर रखना और बाद में नेक्स्ट ईयर जब हम आपके जितने हो जाएंगे, जब हम आपके वाले स्टैंडर्ड में आ जाएंगे तो आप अपनी जितने भी बुक्स हैं ना वो हमें दे देना. अब ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि उन स्टूडेंट्स को पता था कि हफीज़ जी तो पढ़ाई करते नहीं हैं, तो इसलिए उनकी जो बुक्स होगी वो तो एकदम ब्रांड न्यू होगी. इसीलिए वो लोग हफीज़ जी की जो बुक्स थी उनका जो रिजर्वेशन है वो पहले से करा लेते थे. आई प्रॉबेबली ओपनड दैम 1 day बिफोर एग्ज़ाम्स. हफीज़ जी बताते हैं कि मैं बस अपनी बुक्स को एग्ज़ाम की यानी कि परीक्षा के 1 दिन पहले ही खोलता था. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 2 से. ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन. अब यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर की दुनिया में मैंने शायद इसीलिए कदम रखा क्योंकि मुझे फ्रेंच और जर्मन जो थी वो काफ़ी कम आती थी. अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब तो हम इस पार्ट में देखेंगे. ही वॉज ऑफ बीट इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स. वो जो भी प्रैंक करते थे दूसरे लोगों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल होते थे. When he found his calling, there was no looking back. यानी कि जब वो राइट टाइम आ गया कि उन्हें पता चल गया है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है तो उसके बाद उन्होंने अब कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था. चलिए आगे बढ़ते हैं. BR यानी कि मिस बेला राजा. हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. अब यहाँ पर बेला राजा जो है वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछती है कि आप जो है वो आर्किटेक्चर की फील्ड में आपने कैसे कदम रखा, आर्किटेक्चर की जो दुनिया है उसमें आप कैसे पहुंच गए, ऐसा तो क्या हुआ आपकी लाइफ में. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि आर्किटेक्चर की जितनी भी कॉलेजेस थी उसमें 80 to 85% से ऊपर जिसके परसेंटेज आए हो या उससे ऊपर जिसका रिजल्ट आया हो उसी को सिर्फ एंट्रेंस मिलता था, यानी कि उसी को सिर्फ एडमिशन जो था वो मिलता था. आई हैड ओनली 50% और मेरे तो सिर्फ 50% मार्क्स ही थे. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करने का काफ़ी ज़्यादा इच्छा था. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जी बताते हैं कि आर्मी में एडमिशन के लिए मुझे लेटर भी मिला था लेकिन मेरी जो आंट थी उन्होंने वो लेटर ऑन द स्पॉट मेरे ही सामने फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स.
फिर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि अब तो वो जाकर पुलिस फोर्स जो है उसे ही ज्वाइन कर लेंगे। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर उनकी मॉम जो है वो मॉम बताती हैं कि तुम पुलिस फोर्स में ज्वाइन मत हो और बस तुम्हारी जो पढ़ाई है उसे ख़त्म कर लो। यानी कि एक तो पहले तो उन्हें आर्मी में ज्वाइन होना था, पर उस टाइम पर उनके जो आंट थे उन्होंने उनका लेटर फाड़ दिया। फिर उन्होंने सोचा कि वो पुलिस फोर्स में ज्वाइन होंगे, तो पुलिस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए उनकी जो मॉम थी उन्होंने उन्हें ना बोल दिया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस जो थी वो उनके लाइफ में आ रही थी, क्योंकि जो भी वो करना चाहते थे उनकी फैमिली की डिसएग्रीमेंट के कारण वो नहीं कर पा रहे थे। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन मुंबई, यानी कि बॉम्बे। फिर जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी मॉम ने बोला था उनको कि आप पुलिस फोर्स ज्वाइन मत कीजिए, तो इसी के कारण वो जय हिंद कॉलेज को चले गए जो कि मुंबई में थी। देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन। अब वो जो कॉलेज थी ना उसमें दो में से कोई एक लैंग्वेज जो थी वो आपको सिलेक्ट करनी थी। एक थी फ्रेंच और दूसरी थी जर्मन, यानी कि जर्मन और फ्रेंच दोनों में से आप कोई एक लैंग्वेज पढ़ाई करने के लिए सिलेक्ट कर सकते थे। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट न्यू 7 words ऑफ फ्रेंच। यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मैंने फ्रेंच 7 सालों से पढ़ा हुआ है। उनकी स्कूल में शायद फ्रेंच सिखाते होंगे। तो हफीज़ जी ने बताया कि मैंने टोटल 7 साल तक फ्रेंच पढ़ा है, 7 years तक मैंने फ्रेंच पढ़ा है, लेकिन मुझे फ्रेंच भाषा के 7 शब्द भी नहीं आते, क्योंकि पढ़ाई में तो उन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं था। सो आई टुक जर्मन, और इसी के कारण उन्होंने जर्मन लैंग्वेज जो है उस जर्मन लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया। देन माई जर्मन टीचर डाइड, लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने जर्मन सिलेक्ट किया तो उसके बाद ही दुखद घटना घट गई और उनके जो टीचर थे उनका देहांत हो गया। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। अब उनकी जो कॉलेज थी उन्होंने ऐसा बताया कि आप या तो अपनी पूरी कॉलेज चेंज कर सकते हैं या फिर आप फ्रेंच जो है फ्रेंच लैंग्वेज उसको आप उसके आगे आप फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। अब बाद में वही अंदर सोचने लगते हैं कि अब मुझे कोई दूसरी कॉलेज में कैसे एडमिशन देगा। आई हैड गॉट एन एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, और मुझे ये जो जय हिंद कॉलेज है उसमें भी इन्फ्लुएंस से ही, यानी कि कुछ सेटिंग वेटिंग लगाई होगी उनके रिलेटिव्स ने, और उसके बाद ही उन्हें इस जय हिंद कॉलेज में एडमिशन मिला था। बाकी तो उन्हें कोई कॉलेज लेने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि थे तो उनके सिर्फ 50% ही। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच। फिर हफीज़ जी जो थे उन्होंने फिर सोच लिया कि चलो ठीक है, अब मैं फ्रेंच में ही आगे पढ़ाई करूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और फिर उसके बाद उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको पढ़ाई करना वापस से शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन, और उन्होंने वो जो फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो अपने कज़िन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, और बाद में वो जो उनकी कज़िन थी वो एक आर्किटेक्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्किटेक्ट थे, उनकी वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं एक आर्किटेक्ट की ऑफिस पर फ्रेंच पढ़ने जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेला राजा, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर। बेला राजा पूछती है कि क्या वही टाइम था जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आगे अपनी जितनी भी पढ़ाई है वो आर्किटेक्चर में करनी है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बाय चांस ही मेरे साथ हुई थी। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। अब यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जब मैं आर्किटेक्ट की ऑफिस में बैठा था, मेरी जो कज़िन है उनके हस्बैंड आर्किटेक्ट है, तो उनकी ऑफिस में मैं जब बैठा था तो मैंने एक इंसान को देखा कि जो एक विंडो जो है उसको काफ़ी डिटेल में ड्रॉ कर रहा था। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग। हफीज़ जी बताते हैं कि वो जो विंडो की डिटेल होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड ड्राइंग होती है और करना उसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। अब यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो उस लड़के का ड्राइंग देखते हैं और बाद में देखकर ही उन्हें बता देते हैं कि वो जो चित्र बना रहे हैं, वो जो ऐसा पूरा ड्राइंग बना रहे हैं वो पूरा गलत है।
दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नेवर ओपन। और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि उन्होंने जिस विंडो का ड्राइंग करके रखा है वो विंडो अगर वो प्रैक्टिकली बनाएंगे तो कभी भी खुल नहीं पाएगी। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. अब हुआ कुछ ऐसा कि वो जो लड़का था जिसने वो ड्राइंग बनाई थी वो हफीज़ के साथ बेट लगाता है कि ये विंडो ज़रूर से खुलेगी, लेकिन फिर जब उस विंडो को प्रैक्टिकली बनाने में आया तो हफीज़ जी सही निकले और वो जो विंडो थी वो बिल्कुल भी खुली नहीं। माई कज़िन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, और उनके जो कज़िन के जो हस्बैंड थे जो कि एक आर्किटेक्ट थे वो तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए। उन्हें काफ़ी ज़्यादा अचंभा हुई इस बात से कि ये लड़का मतलब इस लड़के ने शायद अभी उसे आए 1-2 महीने भी नहीं हुए हैं और उसने ये चीज़ नोटिस करके इतना अच्छा स्टेटमेंट भी पास कर दिया। He asked me to draw a few specific things which I immediately did. अब उनके जो कज़िन के जो हस्बैंड थे वो एक आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से बताया कि आप कुछ चीज़ों को ड्रॉ करें, और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने उन चीज़ों को ड्रॉ भी किया और उन्हें दे दिया। He asked me to design a house and I designed a house. फिर जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने हफीज़ जी से बताया कि तुम एक हाउस जो है उसका डिज़ाइन बनाओ, और उसके बाद हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने एक हाउस का डिज़ाइन भी काफ़ी आसानी से बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। फिर वो हफीज़ जी के काम से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने बोल दिया कि तुम पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ करना छोड़ दो और आर्किटेक्चर की जो फील्ड है उसे फटाफट से मेरे साथ ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और बाद में हम हमारी जो कॉलेज थी उसके जो प्रिंसिपल थे उन्हें मिलने चले गए। The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join. अब जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को ऐसी वार्निंग दे दी कि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट लेने की इजाज़त तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं करते तो मैं तुम्हें आर्किटेक्चर की कॉलेज में एडमिशन जो है वो नहीं दूंगा। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk. यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बताते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्हें A+ ग्रेड मिला, और उसके बाद उनके लिए वो जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी आर्किटेक्चर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई थी। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ये भी बताते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए प्लान नहीं बनाया था, लेकिन शायद उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि इस चीज़ को करने से, इस पर्टिकुलर चीज़ को करने से उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वो चीज़ जो है वो टॉप पर से कैसे दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कैन कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक। हफीज़ जी बताते हैं कि मुझे कभी भी एक सेक्शन क्या है उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि अगर आप एक प्लान को कट करते हैं तो वो कैसा दिखेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास थ्रू आउट आफ्टर दैट। हफीज़ जी बताते हैं कि उसके बाद जैसे ही मैंने आर्किटेक्चर की लाइन ज्वाइन कर ली उसके बाद हर एक साल मेरा फर्स्ट क्लास ही आता था। आई बिलीव्ड दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मुझे शायद जो गेम्स मैं बचपन में खेला करता था जब मैं स्कूल में था वहीं से मुझे शायद ये सारी चीज़ें सीखने मिली है। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बेहरान दिवेचा। वी यूज्ड टू हैव अ कॉम्पिटिशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनेशन। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था और उसी फ्रेंड के साथ मैं काफ़ी सारी कॉम्पिटिशन्स करता था, और कॉम्पिटिशन्स में हम लोग काफ़ी अलग अलग चीज़ों की डिज़ाइनिंग करते थे, जैसे कि फोर्ट्स है, गन्स है, एम्यूनेशन है, इन सारी चीज़ों की डिज़ाइनिंग हम करते रहते थे। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हम दोनों ही जो चीज़ें डिज़ाइन करते थे वो काफ़ी डिफरेंट रखने का ट्राई करते थे और काफ़ी यूनिक सा उनको बनाते थे। इन स्कूल व्हेन आई वॉज इन द 2nd or 3rd standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, see, you're useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect. अब जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं,
वो अपने स्कूल डेज़ की एक मेमोरी जो है उनको याद करते हैं कि जब मैं छोटा था, यानी कि मियरली सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, तब मेरी एक टीचर थी जिनका नाम मिसेस गुप्ता था। उन्होंने मेरे स्केचेस को देखा था, तो उन्होंने मेरे स्केचेस को देखकर यही बताया था कि तुम किसी भी चीज़ के काम के नहीं हो, लेकिन शायद तुम्हारे जो स्केचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसी के कारण तुम एक अच्छे आर्किटेक्ट आगे जाकर बन सकते हो। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। और वो जो टीचर थी उन्होंने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को ये भी बताया था कि तुम बड़े हो जाओ तो उसके बाद एक आर्किटेक्ट बन सकती हो। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट। शायद हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को उस टाइम पर उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब वो बड़े हो गए तो उनको पता चल गया कि उनकी जो टीचर जो थी वो सही कह रही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। उसके बाद जब वो एक सीनियर आर्किटेक्ट बन गए तो उसके बाद वो उनकी मिसेस गुप्ता जो टीचर थी उनको भी मिलने गए और उन्हें भी शायद उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि जो उन्होंने कहा था वो सही हुआ। बेला राजा, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़। अब जो मिस बेला राजा है वो बताती हैं, यानी कि पूछती हैं कि आपको क्या लगता है कि आपको स्टडीज़ क्यों नहीं पसंद थी। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप अप, कुड नॉट डील विद द करिकुलम। जो बेला राजा है वो बताती थी कि क्या आपको ऐसा लगता था कि आपकी पढ़ाई के साथ आप डील नहीं कर पाएंगे, क्या आपको ऐसा लगता था कि आपकी पढ़ाई जो है इसको आप नहीं संभाल पाएंगे और आपका जो करिकुलम है उसको आप नहीं रट पाएंगे। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। वो बताते हैं कि लैंग्वेजेस में तो भाई मैं काफ़ी बुरा था। लैंग्वेजेस मतलब हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, फ्रेंच ले लो, ये सारी हो गई लैंग्वेजेस। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर यही बताते थे कि लैंग्वेजेस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मुझे उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विथ। अब साइंस और जियोग्राफी उनको ज़्यादा पसंद था, तो साइंस और जियोग्राफी वो कर सकते थे। मैथ्स वॉज वेरी बैड। हफीज़ जी बताते थे कि उनका जो गणित था वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड। वो बताते हैं कि मैथ्स में तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। वो बताते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ाई फॉर्मेलिटी के लिए ही कर रहा था, बाकी मेरा खुद का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई करने में। वट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ये भी बताते हैं कि जो भी मुझे पढ़ाया जाता था वो मैं 2-3 दिनों के बाद आराम से भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ। वो ये भी बताते हैं कि शायद स्कूल की जितनी भी पढ़ाई होती है उसमें माइंड कहीं पर भी नहीं लगता, प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं पर भी नहीं होता था और शायद इसी के कारण वो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जल्दी से भूल भी जाते थे। बेला राजा, did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understand the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson। अब यहाँ पर जो बेला राजा है वो पूछती हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्कूल में जितनी भी पढ़ाई कराई जाती थी वो सारी बोरिंग थी, या फिर क्या आपको ऐसा लगा है कि जो कॉन्सेप्ट जो है वो जब आपने एक बार समझ लिया है तो आप उसको आगे नहीं पढ़ना चाहते या फिर आप उसको आगे थियोरी में पढ़ना नहीं चाहते। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है वो बेला राजा हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछती हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि एक बोर्डिंग स्कूल में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बोर्डिंग स्कूल का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो हॉस्टल आप उसे कह सकते हैं। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, यानी कि हफीज़ जी बताते हैं कि सिर्फ दिन से लेकर दिन तक, यानी कि दिन चले जाते थे और हमें पता भी नहीं चलता था, बस ऐसे ही हमारी हॉस्टल जो है वैसे ही हमारी जो बोर्डिंग स्कूल है वो गुजरी है। नाउ डेज देर आर सो मैनी टेस्ट, लेकिन आज के तौर पे अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बच्चों को देनी पड़ती है। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज्ड टू जस्ट कॉपी, लेकिन अगर मैं हमारे ज़माने की बात करूँ तो मैं तो सिर्फ कॉपी करके ही पास हो जाता था। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और जब हम कॉपी करके पास हो जाते थे तो टीचर को लगता था कि हाँ भाई चलो ये पास तो हो गया है तो शायद इसने पढ़ाई की होगी, लेकिन असल में शायद ऐसा होता नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेला राजा, देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड।
डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? अब यहाँ पर बेला राजा जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल करती है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो रटने वाला जो पूरा सिस्टम है या फिर जो पूरा लर्न करने का जो सिस्टम है वो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, या फिर क्या ऐसा है कि जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो कुछ और ही करते हैं, कुछ अलग सा करते हैं? ऐसा सवाल जो है वो बेला राजा हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछती है। और बेला राजा ये भी पूछती है कि क्या ये जो चीज़ है वो पूरी आपको भी अप्लाई होती है? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बेला राजा को बताते हैं कि तुम मेरे ही जो क्लास है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को उठाकर उसे एग्जाम्पल के तरीके से देख सकती हूँ। Those who always stood first or second are today doing very ordinary jobs. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे ही क्लास में टॉपर्स थे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रैंक जिनका आता था, आज अगर आप उनको देखेंगे तो वो आपको ऑर्डिनरी सी जॉब करते हुए ही, नौकरी करते हुए ही मिलेंगे। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। अब यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि शायद हमने स्कूल में पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन हम जो दूसरी सारी एक्टिविटीज़ करते थे जैसे कि कॉम्पिटिशन्स में उतरना, गेम्स को खेलना, ये सारी चीज़ों से ही शायद हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट बने हैं। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग वॉट आई डिड ऑन माई ओन दैट वॉट एकेडमीज वुड हैव टॉट मी। अब यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि शायद मेरी स्कूल में से मैं ज़्यादा नहीं सीखा हूँ, लेकिन जो स्कूल की इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती है जैसे कि गेम्स खेलना है या फिर किले विले बनाना है, आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ फॉर्ट्स बनाए हैं। फॉर्ट्स मतलब सिर्फ डिज़ाइनिंग की है, ऐसे असल में फॉर्ट नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन ऐसे डिज़ाइनिंग की है, या जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की है जैसे कि ड्राइंग है, प्लेइंग है, डांसिंग है, कुछ भी आप ले लो, ठीक है। तो वो जो सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, उसमें से शायद हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा नॉलेज मिला है। बेला राजा, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर। बेला राजा बताती हैं कि शायद वो इसीलिए क्योंकि आप में उस तरीके की पर्सनालिटी थी और शायद आप में उस तरीके का टैलेंट भी था। You were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. अब बेला राजा ये भी बताती है कि आपको शायद पता था कि आपको किस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है और शायद उसी चीज़ को आपने फॉलो भी किया, और शायद आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे उन्हें पता था कि ये इसी चीज़ को करने के लिए बना हुआ है, और शायद इसी के कारण वो आपको टोकते भी नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, अब देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो आपको दिखाया गया है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने एक बिल्डिंग जो है उसका डिज़ाइनिंग किया था, और उसी बिल्डिंग का यहाँ पर आपको जो कॉम्प्लेक्स है या जो भी बिल्डिंग है उसका आपको जो एक व्यू है वो यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को सुनते हैं। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। हमने ये पहले भी देखा था, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को दूसरी सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो जब भी बारिश हुआ करती थी ना, तो जब भी बारिश होती थी तो मैं सोचता था कि कैसे मैं एक डैम बनाऊंगा और कैसे ये जो पानी का फ्लो है उसको स्टॉप करूँगा या फिर ब्लॉक करूँगा। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. अब सारी आर्किटेक्चरल चीज़ें जो हैं जैसे कि डैम जो है उसमें कितना पानी बहकर आएगा और कितना पानी जो है वो डैम ऑक्यूपाई कर पाएगा या फिर कितना पानी होल्ड कर पाएगा, ये सारी मैटर्स जो थी वो उनके दिमाग में चलती रहती थी जब भी वो बारिश को होते हुए देखते थे। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। और पूरे दिन वो इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते थे। यानी कि इस चीज़ से हम बता सकते हैं कि भाई हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को शायद बचपन से ही ये जो सारी आर्किटेक्चरल चीज़ें थी उनमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो उस इंटरेस्ट को डिस्कवर नहीं कर पाए थे जो कि उनके कज़िन ने डिस्कवर कर लिया। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button from chalk using a blade.
अब यहाँ पर ये बताया गया है, वो लोग आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, वो जब भी उनका कोई बटन खो जाता था, जब वो खेल रहे होते थे या फाइट कर रहे होते थे, तो वो लोग दौड़ते दौड़ते मेरे पास आते थे और तभी मैं चौक में से एक ब्लेड का इस्तेमाल करके उनको एक बटन जो है वो कट कर देता था और वो लोग फिर वापस खेलने के लिए चले जाते थे। अब यहाँ पर वो बटन की बात कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक गेम होती है जिसको एक छोटे से बटन के साथ खेला जाता है। वो ऐसी स्पेसिफिक गेम्स जो होती थी वो लोग खेलते थे और बाद में जब भी उनके पास वो बटन्स ख़त्म हो जाते थे वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को बताते थे और वो उनको ऐसे बटन्स जो है वो कट करके दे देते थे। वैसे तो हम अगर देखें तो हम तो क्रिकेट, फुटबॉल यही सारी गेम्स खेलते हैं, लेकिन शायद उस ज़माने में ऐसी उनके टाइम पे कोई ट्रेडिशनल सी गेम रही होगी बटन वाली कि जिनमें ऐसे छोटे छोटे बटन्स का इस्तेमाल किया गया होगा। इस गेम का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, तो इस गेम के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो आप सिर्फ समझ लीजिए कि वो जो गेम है वो इस तरीके से खेली जाती थी और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर उस तरीके से उनकी हेल्प भी कर देते थे। Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with full neat uniform and after that it did not matter. अब यहाँ पर वो बटन वाली बात की गई है कि ऐसा नहीं है कि लोग अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में से बटन निकाल कर फिर बाद में उसके साथ खेल लेंगे। तो क्योंकि वो क्यों ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि शायद उनके स्कूल में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन था कि वो लोग अपनी यूनिफॉर्म के साथ कोई सी भी छेड़खानी नहीं कर सकते थे। फिर क्या था, फिर जो विद्यार्थी होते थे वो डिनर के लिए जाते थे और फिर पूरा सा यूनिफॉर्म जो है वो नीट वीट करके आते थे और फिर उसका कोई परेशानी नहीं होता था। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो एक बटन की बात की गई है, बटन वाला पूरा गेम है। शर्ट के बटन वो लोग यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उनका यूनिफॉर्म उससे ख़राब हो सकता था, तो इसलिए वो लोग चॉक्स में से छोटे छोटे बटन्स को कट करते थे और बाद में उसके साथ गेम खेलते थे। कौन सी गेम है उसका यहाँ पर बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है, तो आई कैन नॉट टेल स्पेसिफिकली कि वो लोग किस गेम की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। BR यानी कि बेला राजा। कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव टू अ क्लाइंट। अब यहाँ पर बेला राजा जो है वो पूछती हैं कि अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के तौर पे आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के आदमी को किस टाइप का घर चाहिए या किस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस। वो बताते हैं कि मैं एक क्लाइंट के चेहरे को देखता हूँ। क्लाइंट का मतलब तो आप समझते हैं ना, क्लाइंट का मतलब वो होता है कि जो आदमी के लिए आपको काम करना है वो आपका क्लाइंट हुआ, ठीक है। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं बेला राजा से कि मैं पहले तो एक क्लाइंट के चेहरे को देखता हूँ। हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस। वो ये भी देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, किस तरीके की वो बातें करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ये भी बताते हैं कि मुझे वो किस तरीके का खाना खाता है और ये सारी चीज़ों के आउटलुक से ही मैं बता सकता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है और उसे किस टाइप का घर या फिर स्ट्रक्चर चाहिए। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि एक इंसान के हाव भाव को देखकर ही मैं उसे किस प्रकार का घर या फिर किस प्रकार का स्ट्रक्चर है जो कि उसके लिए कंफर्टेबल रहेगा उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन पेपर ऑन द स्पॉट। और फिर वो बताते हैं कि इन सारी चीज़ों को जैसे ही मैं देखता हूँ वैसे ही उनके लिए एक घर काफ़ी जल्दी से और काफ़ी आनंद से मैं जल्दी से डिज़ाइन भी कर लेता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। और बाद में उस पेपर को मैं अपने जो जितने भी काम करने वाले लोग हैं जो कि मेरे नीचे काम करते हैं उन सभी लोगों को फटाफट से वो पेपर दे देता हूँ। बेला राजा, यू डू इट इंस्टेंटिवली। बेला राजा जो है वो बताती है कि क्या ये जो पूरा खेल है वो पूरा आपकी इंस्टिंक्ट पर ही बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने जो डिज़ाइन बनाई है वो शायद वो जो क्लाइंट है उसके टेस्ट से मैच ना भी करे, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर बेला राजा वही पूछ रही है कि अगर आप गलत हो गए तो
तो आपकी इंस्टिंक्ट बताती है वैसे ही क्या आप काम करते हैं, ऐसा जो बेला राजा है वो पूछती है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अरिथमेटिक, वट एवर। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि आप इसे इंस्टिंक्ट भी बता सकते हैं कि मुझे देखकर ही पता चल जाता है कि इस लड़के को या फिर इस लड़की को या फिर ये पर्टिकुलर इंसान को किस टाइप का घर चाहिए, इसका टेस्ट किस प्रकार का है। अब आप इसको मेरी इंस्टिंक्ट भी बता सकते हैं या फिर आप इसको मेरा अरिथमेटिक जो है उसे भी बता सकते हैं। आपको जो लगता है वो आप लगा सकते हैं। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मुझे तो ये सारी चीज़ें भी अब शायद मैथमेटिक्स की जैसे लग रही है, क्योंकि डिज़ाइन बनाना, उसका कंस्ट्रक्शन करना, लोगों की साइकोलॉजी को समझना, सोशियोलॉजी को समझना, और इन सारी चीज़ों को जब मैं समअप करता हूँ, जब मैं ऐड करता हूँ, तभी जाकर एक स्केच को बना पाता हूँ। तो शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि ये पूरा जो एक खेल है वो मेरे लिए मैथमेटिक्स जैसा बन गया है। Here we almost come to a full circle when Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now love dealing with. अब यहाँ पर देखिए टर्न अराउंड कहाँ पर आता है, आपको पता है? हम सभी को पता है कि उनको अपनी ज़िंदगी में मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी। मैथमेटिक्स वाला जो सब्जेक्ट था ना वो हफीज कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन शायद मैथमेटिक्स जब उनकी ही ज़िंदगी में आर्किटेक्चर के फॉर्म में आ रहा है तो अब शायद उन्हें उस सब्जेक्ट से भी प्यार सा हो गया है, क्योंकि एक उनका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट जो कि आर्किटेक्चर है, अगर उनमें उन्हें मैथ्स लगाना पड़ रहा है तो शायद उस चीज़ को करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और शायद उसी चीज़ के कारण वो मैथमेटिक्स के साथ भी प्यार में पड़ चुके हैं। तो आप ही देखिए कि भाई ये सर्कल जो है वो कैसे घूम के आ रहा है कि जो सब्जेक्ट उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था पहले, उसी सब्जेक्ट को आज वो काफ़ी ज़्यादा प्यार भी कर रहे हैं। चलिए, तो यही हो गया भाई, इतना ही हमारा चैप्टर था द ट्रेजर विद इन इट सो हैपेंड से। तो अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की ना, तो ये चैप्टर हमें बस एक ही चीज़ बताता है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उस चीज़ को अगर आप दिल लगा कर करेंगे ना, तो शायद उसमें आप अपना बेस्ट दे पाएंगे और शायद उस चीज़ में आप अपने टॉप पर होंगे। ऐसा नहीं है कि वही लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में कि जो क्लास के टॉपर होते हैं या जिनका फर्स्ट या सेकंड रैंक आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बैक बेंचर्स होते हैं, जिनका कभी भी स्कूल में रैंक नहीं आता, लेकिन शायद उन लोगों में कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो वो लोग डेवलप करते हैं, शायद उन लोगों में कुछ ऐसा टैलेंट होते हैं जो वो लोग डेवलप करते हैं, और उसके बाद ही वो अपनी ज़िंदगी के कुछ इस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि वो काफ़ी बड़े इंसान भी बन सकते हैं। तो यही था इट सो हैपेंड का द ट्रेजर विद इन नाम का चैप्टर। हफीज कॉन्ट्रैक्टर और बेला राजा का इंटरव्यू भी हमने देखा। सो बस यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।